हाउ ईजी एंड डिफिकल्ट इट इज़ टू गेट अ जॉब हियर? पैसे मिल जाएंगे, बस ये कि आपको उनको दिखाना पड़ेगा कि आप वो पैसे लेने के काबिल। वो 45 लाख 40 लाख रुपए एक साल के खर्च करने हैं फॉर एन एजुकेशन। उन्होंने ना किचन तक नहीं देखा था। हाँ। उनके हाथ में ला के सर्व करते थे प्लेट, बट यहाँ पे तो ऐसा मत बोलो किसी फ्रेंड को, कह रहे तेरे भाई तो मजे है। हाँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु। वेलकम बैक टू अ स्पेशल इन्फॉर्मेशनल व्लॉग। बहुत सारे लोगों को यूएस आना होता है और बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि यार हम तो मिडिल क्लास हैं, एग्जैक्टली यहाँ पे आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। तो आज हम बात करने वाले एक स्टूडेंट से जो इंडिया में थे और फिर यहाँ पे आकर उन्होंने 2 साल पढ़ाई की एंड नाउ ही इज़ हैविंग सच एन अमेजिंग जॉब। एग्जैक्टली क्या जर्नी होती है, कितने खर्चे होते हैं, लाइफ कैसे बदल जाती है, क्या रिग्रेट्स होते हैं, क्या लर्निंग होते हैं, वो जो 2 साल है ना वो कैसे आपको बदल देता है, और इज़ इट वर्थ कमिंग एंड स्पेंडिंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जब आप यूएस आते हो। आज हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। आई एम होपफुल ये सब जब आप देखो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। एंड ऑफ कोर्स अब हमारे कंटेंट की कमी ना, तो हमारे साथ है आशीष, जो मुझे मिले थे मेरे मीटअप पे। हाँ। और फिर हमारी बात हुई थी एंड फिर मैंने पूछा था कि आप इंटरव्यू के लिए एग्री करोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नहीं, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, कि आपने मुझे इतना वो दिया कि चलो आपके अब भाव मिलेगा, देख लो। आई एम रेडी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है पढ़ना। हाँ। तो आपकी क्या जर्नी थी, आप कौन से वीज़ा पे आए, आप क्या आपने एजुकेशन इंडिया में किया था और अब यहाँ कैसे आए, मुझे वो बता दो। तो मेरा बैकग्राउंड जो है वो इंजीनियरिंग से ही है। तो मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंडिया में। फिर मुझे ऐसा था कि मुझे इंडिया में जॉब नहीं करना था, क्योंकि निकलते ही जॉब करना, तो मैंने सोचा कि कुछ पढ़ाई करूँगा। हाँ, और पढ़ाई करना है। तो मैंने सोचा कि मेरे पास ऑप्शन था MBA, M.Tech या MS। तो मैंने बोला M.Tech के लिए इतना स्कॉलर तो होने कि मैं गेट वगैरह एग्जाम दूँ। करेक्ट। फिर MBA के लिए भी एग्जाम दो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, तो इतना स्कॉलर नहीं था। फिर मैंने चलो MS के लिए ट्राई करता हूँ। GRE देना पड़ता है, बट ऐसा नहीं ऐसे कि मतलब हाँ आओ पधारो सा। तो GRE के लिए मैं मैथ्स में थोड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ, इंग्लिश डुएबल था, तो मैंने बोला चलो GRE देता हूँ, IELTS देता हूँ एंड फिर अप्लाई करता हूँ। ठीक है। तो फिर मुझे इनटेक मिल गया, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस में, पेस यूनिवर्सिटी, जो कि एक कॉलेज यहीं पे मेरा, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में काफी बताती रहती हूँ, उसके जस्ट पीछे है वो कॉलेज। तो आप कभी भी यहाँ पे जो भी आएंगे और ब्रुकलिन ब्रिज से क्रॉस करेंगे तो मेरा यूनिवर्सिटी पहले दिखेगा। सही है। सीधा न्यूयॉर्क लैंड कर गए? तो न्यूयॉर्क लैंड कर गया। तो मुझे ऐसा था कि चलो मास्टर्स कर लेते हैं एंड जॉब अगर करना होगा, बिजनेस करना होगा, वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट एक हायर लेवल एजुकेशन कर लेते हैं। और यहाँ पे आप कौन से वीजा पे आए? यहाँ पे स्टूडेंट को F1 वीज़ा मिलता है। तो आप सीधा न्यूयॉर्क लैंड करे मुंबई से, राइट? हाँ। सो पहला इंप्रेशन क्या था यूएस का, कि मतलब ऐसे वो जो सपनों में लगता है वैसा था या नहीं था? हाँ, मतलब मुझे भी ऐसा था कि मैं जब यूएस आ रहा था तो मुझे ऐसा था कि कौन से स्टेट में या कौन से सिटी में जाना है। हाँ। तो मुझे ऐसा था कि मुझे ना मिडल ऑफ यूएस पार्ट में नहीं जाना था। हाँ। तो मुझे या तो न्यूयॉर्क सिटी जाना था, ईस्ट कोस्ट या वेस्ट या कोस्ट? तो ईस्ट कोस्ट का न्यूयॉर्क सिटी, या तो वेस्ट कोस्ट का कैलिफोर्निया में अपना सैन फ्रांसिस्को, वो साइड, वो बे एरिया वाला एंड एरिया चाहिए था मुझे। करेक्ट। यहाँ पे आने का सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास लोगों को ये लगता है ना कि यहाँ पे आना बहुत एक्सपेंसिव है, राइट? मतलब जस्ट अ मिडिल क्लास फैमिली, उसकी पूरी सैलरी या फिर पूरा सेविंग खर्चा हो जाएगा यहाँ पे आने के लिए, और फीस देना एक तरफ, यहाँ सर्वाइव करना एक तरफ। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी 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 एक्सपेंसिव। टोटल अगर मैं बात करूँ तो कितना पैसा लगता है, मतलब इन टोटली इफ आई आस्क की एजुकेशन का कितना पैसा लगता है यहाँ पे? सो अगर आप एजुकेशन के लिए सिर्फ आ रहे हो तो आप पकड़ के चलो कि डिपेंडिंग ऑन कॉलेज, बट ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूँ $50,000 to $60,000 सिर्फ ट्यूशन फीस पकड़ के चलो। मतलब अराउंड रुपीज में 40 लाख के प्लस, 40 to 45 लाख रुपीस आपके जाएंगे सिर्फ एजुकेशन में। इसमें रहना, खाना, घूमना, जो भी आप सर्वाइव करना 2 साल, उसमें कुछ भी नहीं इंक्लूड है। ये सिर्फ आप आओगे एंड इतना पैसे आप सिर्फ कॉलेज को दे दोगे। तो वो पैसा लोग मैनेज कैसे करते हैं, मतलब लाते कहाँ से? तो आपके पास ना वेरियस ऑप्शन है। पहला तो आप फर्स्ट तो आपके, अगर आप अच्छे थोड़े बैकग्राउंड, अगर आपके पापा के पास पैसे हैं तो उनसे मांग लेना। पैसे हैं तो उनसे ले लो। वो बहुत कम लोगों के पास होता है। सेकंड ऑप्शन मिडिल क्लास वालों के लिए तो नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन आता है, आज के डेट में एजुकेशन लोन मिलने लग गया है, बहुत इजीली अवेलेबल है आज के डेट में। तो या तो आप इंडिया से भी ले सकते हो, या तो आप यूएस में भी आके ले सकते हो। ऑप्शंस हमारे पास आ गए। ठीक है। तो आप एक बार एजुकेशन ले लो, आपको टेन्योर मिलता है कि आप 7 ईयर्स का, 10 ईयर्स का, 15 ईयर्स का। तो आपको सिर्फ यहाँ पे अपना एडमिशन चाहिए, उसके बेस पे आपको लोन मिल जाएगा। हाँ। डू यू नीड एन एसेट फॉर इट? आपको नहीं, इसमें दिखा मतलब 2 टाइप के आते हैं, एक आता है कोलैटरल, एक आता है नॉन कोलैटरल। ओके, व्हाट इज दैट? तो कोलैटरल में बेसिकली आपको दिखाना पड़ेगा कि जैसे आपके पास प्रॉपर्टी हो कुछ, या आपके पास जमीन हो, तो आप उसको कोलैटरल दिखा के आपको इंटरेस्ट रेट कम मिल जाता है। ठीक है, डन। जैसे 7 to 8, 9, 10% तक मिल जाता है। ठीक है। और आपको नॉन कोलैटरल में जाओगे तो आपको 12 to 15% में मिलता है। सो मतलब अगर आपके पास कुछ नहीं है, सो दे आरंट श्योर कि आप वापस कैसे करोगे, तो इंटरेस्ट रेट तो इंटरेस्ट थोड़ा हाई रखते हैं। आपका ऑफ कोर्स आपका एकेडमिक भी देखते हैं वो लोग कि अभी तक क्या किया है, स्टूडेंट ने क्या किया
है, ऐसा नहीं कि उसको 2-3 साल का गैप है। करेक्ट, कुछ बेसलेस अगर आपका रेज्यूमे मतलब उस तरीके का अच्छा है और बैकग्राउंड चेकिंग होती है, आपका एजुकेशन अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो शायद आपको पैसे मिल जाएंगे। तो पैसे मिल जाएंगे, उसको टेंशन नहीं रहता। पैसे मिल जाएंगे, बस ये कि आपको उनको दिखाना पड़ेगा कि आप वो पैसे लेने के काबिल हो और आप वापस करने के काबिल हो। पैसे का, हाँ एग्जैक्टली, कि पैसा वो आप प्रॉपर कर सकते हो, तो आपको वो लोग एक्सपेंस आपका कॉलेज फीस देख लेंगे। तो अगर आप यहाँ आओगे तो आपको मिनिमम 40 to 45 लाख चाहिए फॉर जस्ट द ट्यूशन, राइट, एजुकेशन। उसके सिवा और क्या खर्चे होते हैं? उसके बाद सबसे फर्स्ट बेस, मतलब जो सबसे ज़्यादा पार्ट जाता है हमारे खर्चों का, वो जाता है रेंट में, एकोमोडेशन। हाँ, एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन में अराउंड एक साल का हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लगभग एक साल में कितना रहेगा? तो अगर हम लोग 500, मतलब ऑन एन एवरेज पकड़ के चल रहा हूँ, $500 to $1,000 पकड़ के चल रहा हूँ न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क सिटी नहीं, चलो जर्सी सिटी पकड़ते हैं। न्यूयॉर्क सिटी तो काफ़ी महंगा है। तो अगर हम लोग $1,000 पकड़ के चलते हैं, प्राइवेट रूम अगर आप प्राइवेट रूम में रह रहे हो तो $12,000 आपका उसमें चला जाएगा। ठीक है, जो कि होता है अराउंड 8.5 लाख के आसपास, 8 to 9 लाख रुपए होता है। उसके सिवा और क्या खर्चे? एंड उसके बाद होता है फिर हमारा यूटिलिटीज, जो उसमें गैस और वाईफाई बिल, ये सब, वो इंटरनेट कनेक्शन, $50 to $80 हो जाता है। ठीक है, जो कि वो भी हो जाता है अराउंड साल का 50 to 70,000, ठीक है, रुपीज इंडियन में। ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद हमारा खाना पीना, हाँ, कुछ खाओगे भी तो कुछ खाना भी तो ऐसे रह लिया तो ऐसा तो होगा नहीं। तो फिर उसमें खाने पीने में अराउंड $300 to $500, ये ऑन एन एवरेज है। जो हम लोग इसमें अय्याशी वाली लाइफ नहीं जी पाएंगे, बट हाँ इसमें कट टू कट की बात कर रहे हैं हम लोग अभी, कि मतलब एक इंसान शायद महीने में एक बार बाहर खा लेगा, और बेसिक यहाँ पे ग्रोसरी आप किधर भी जाओगे, इन्फ्लेशन भी लग चुका है अब तो, और ओवरऑल लाइफ स्टाइल से कितना खर्चा होता है एक साल में, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, कॉस्ट ऑफ रेंट, यूटिलिटीज़, ग्रूमिंग, ट्रैवल, गाड़ी, सब कुछ कितना? तो वो बहुत वैरी करता है, क्योंकि हम लोग साल का अगर देखने जाएंगे तो ट्यूशन फीस तो मैंने बताया जैसे $50,000, तो आपको डिवाइड कर दो 2 साल में, करेक्ट, तो वो 25,000 हो गया। फिर $12,000 आप रेंट का पकड़ लो, करेक्ट, तो 37,000 हो गया। प्लस आप यूटिलिटीज, ये घूमना फिरना पकड़ के $3,000 to $5,000 पकड़ के, करेक्ट, कि आपका ये सब खर्चा हो गया। तो कुल मिला के $40,000 to $45,000 आपका एक साल का लगेगा, जो कि होता है अराउंड 35 से 40। हाँ, 35 से 40 लाख होगा इन INR आपको लगेगा एक साल का। और मोस्टली जो भी कोर्सेज होते हैं वो यहाँ पे US में 2 साल के होते हैं, तो आपको अराउंड 70 लाख के अराउंड चाहिए। अगर आपके पास स्कॉलरशिप है और वो सब चीज़ें हैं तो चीज़ें अलग है, बट इतनी चीज़ आपको लगानी पड़ेगी, और उसका जो ROI है अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो जब आपके इतने खर्चे होते हैं, तो हम इंडियंस हैं, हम थोड़े जुगाड़ू भी होते हैं। हाँ, तो कैसे पैसे बचाएं? मतलब ठीक है, इंश्योर लोन पे मिल रहा है पैसा और सब कुछ है, बट एक डर भी तो रहता है कि कैसे वापस करेंगे, कैसे वापस करेंगे, क्योंकि इन INR अगर मैं आपको बोलूँ, आपको 43 लाख 40 लाख रुपए एक साल के खर्च करने हैं फॉर एन एजुकेशन, जिसके बाद आपको पता भी नहीं है कि आपकी जॉब लगेगी नहीं लगेगी। तो क्या हैक्स हैं कि पैसे बच जाए? मतलब बिल्कुल जुगाड़ बता दो अपने। तो अगर जुगाड़ में देखना है तो बहुत सारे, जो मैं आपको ऑफ द कैमरा बता सकता हूँ। हाँ। लेकिन ऑन कैमरा वाले अगर देखने जाओगे ना, तो आपको फर्स्ट थिंग आपको पकड़ के चलना है कि आपको बाहर का खाना थोड़ा कम करना पड़ेगा। यहाँ पे स्ट्रीट फूड, आप जैसे मुंबई, इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी कुछ भी खाते हो, तो आप वो हर दिन जाके नहीं कि आप चलो मैं वड़ा पाव खाने का मन कर रहा है। अरे वो भी तो है कि 1,000 रुपए में वहाँ पेट, 1,000 नहीं 500 रुपए में पेट भर जाता है, यहाँ 5,000 लगेंगे। 2 लोग उनके साथ भी पेट भर जाएगा। हाँ। यहाँ पे अगर एक समोसा लेने जाओगे तो 250-300 के मिलते हैं। करेक्ट। तो आप अगर हर दिन वो खाने जाओगे तो आप नहीं, वो एक्सपेंसिव, फिर हमने जो 45 लाख गेस किया वो आपका फिर काफी बढ़ जाएगा, दूसरा लोन लेना पड़ेगा। हाँ, करेक्ट। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा घर पे कुक फूड करो, आप फूड को अच्छे से सीख के आना मम्मी से, क्योंकि यहाँ पे खाना बनाना पड़ता है, और मस्ट है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ऐसा नहीं है। मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे हैं जो उन्हें ना किचन तक नहीं देखा था, उनके हाथ में ला के सर्व करते थे प्लेट, बट यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, खाना खुद बनाना है, बाहर से कम खाना है। और क्या हैक है? और दूसरा है कि आप इंश्योरेंस कहाँ से ले रहे हो। अच्छा, आप कॉलेज से अगर ले रहे हो तो वो आपको पड़ेगा $1,500 to $2,000 जो साल का होता है। ठीक है। एंड अगर आप इंडिया से कुछ लेके आते हो, जैसे ISO हो गया, अच्छा, और 1-2 और तो वो आपको पड़ जाएगा $1,000, तो आपको वहीं पे $1,000 बच जाता है। ठीक है। फिर दूसरा हो गया कि आप यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लो, क्योंकि आप हर दिन उबर यहाँ पे यूज़, उबर तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उबर तो मतलब आप बोलोगे कि यार उससे अच्छा मैं आधा घंटा और चल लूँगा, लेकिन उबर नहीं करूँगा। स्टूडेंट लाइफ मैं एक हैक बताऊंगी, बहुत अच्छे जूते पहनना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जूता सबसे बड़ा साथी होगा। तो दूसरा चीज़ ये है कि आप जब हम लोग फूड बनाते हैं, तो आप या तो समझ लो आप 3-4 लोग रह रहे हो साथ में, तो आप एक साथ ग्रोसरी लेके आ जाओ। तो अगर समझ लो आपका 3-4 लोग, सब लोग एक साथ तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन आप एक पार्टनर ढूंढ लो जिसके साथ आप साथ में कुक कर लो, वो ग्रोसरी शेयर कर लो। और शेयरिंग रूम में अगर देखने जाओगे तो अगर आप जैसे $500 to $1,000 जो अगर प्राइवेट रूम का मिल रहा है, तो अगर आप वो किसी का शेयर कर लेते हो तो $1,000 का जो आपको एक रूम मिला है वो $500 डिवाइड हो जाएगा। एंड ऑल्सो यूटिलिटीज डिवाइड होंगे, मतलब आपका इंटरनेट कनेक्शन, पानी कनेक्शन, ये सारी चीजें डिवाइड हो जाती है। तो साथ में रहो
साथ में रहोगे तो आपको होम सिकनेस भी नहीं होगा, जो कि यहाँ बहुत बड़ा इशू होता है हम लोग एज ए स्टूडेंट। और चीज़ जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं वो है छोटी मोटी जॉब्स। ऑन कैंपस बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं, क्या करना ज़रूरी होता है और कैसे मिल जाती हैं और पढ़ाई डिस्टर्ब होती है नहीं होती क्विकली। हाँ, तो आप अगर पैसा बचाने के इसमें जा रहे हो तो आप पैसा बचाओ, बट आप ये भी ट्राई करो कि हाउ टू जनरेट मनी यहाँ पे आते ही। तो अगर आप फर्स्ट कर सकते हो तो आप किसी भी प्रोफेसर को रीच आउट करो टीचिंग असिस्टेंट के लिए। अच्छा। या फिर ग्रेजुएट। उसमें कितना पैसा मिलता है लगभग? तो अगर आप टीचिंग यहाँ पे जैसे नॉर्मल वेज है $15 पर घंटा। तो अगर आप यहाँ पे प्रोफेसर को पकड़ रहे हो किसी, उनके पीछे पड़ जाओ कि मुझे कुछ तो दे दो जॉब। बहुत गरीब हूँ मैं। बहुत गरीब हूँ मैं, मुझे आप तो प्रोफेसर लोग ना उनको कोई ना कोई तो चाहिए रहता है कि जो उनका काम इजी कर दे। ठीक है। तो आप उनको रीच आउट करोगे तो आपको $15 to $20 आपको दिला देते हैं। एंड एक घंटे का कोई काम इतना इजी रहता है कि आप घर पे बैठे बैठे अपना कॉलेज में बैठ के कैंटीन में बैठ के तो पढ़ाई वगैरह को डिस्टर्ब नहीं होता। पढ़ाई में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई बहुत ही फ्लेक्सिबल है। तो यहाँ पे जैसे हमको 3 सब्जेक्ट्स ही पढ़ना पड़ता है पर सेमेस्टर में, तो जो कि इंडिया में पर सेमेस्टर में हमें 7 to 8 सब्जेक्ट पढ़ने की आदत है। तो पढ़ाई ऑलमोस्ट हाफ हो गई। पढ़ाई सीधा हाफ हो जाता है। हाँ, लेकिन थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो जाता है, बट ठीक है, मैनेजेबल है। तो यहाँ पे वो कर लो, या तो फिर किसी के कॉलेज में अगर प्रोफेसर लोगों से नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ पे कॉलेज में ऑन कैंपस में बहुत सारे कैंटीन में काम होता है, या फिर कोई भी लाइब्रेरी में काम होता है, तो आप उनको रीच आउट करो, देखो कि जॉब वैकेंसी कि नहीं। एंड यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, तो आप ये मत सोचो कि आप रेफरेंस होगा तो ऑफकोर्स आपको हेल्प होगा, बट आप यहाँ पे अगर आप पहले जाओगे अननोन रहोगे, जॉब अवेलेबल है, दे विल प्रेफर यू। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगती है कि जब कोई यूएस आता है सबको लगता है कि लाइफ सेट है इसकी। स्टूडेंट लाइफ में भी आज वो न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर घूम रहा है, बर्गर खा रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहा है, तो वो जो लाइफ है वो कितनी सच है। लोग इंस्टाग्राम को बिलीव कर रहे हैं कि मतलब जो यहाँ आ गया उसकी ज़िंदगी बन गई, तो वो कितनी बन गई, क्या सच है उसका, मतलब अनफिल्टर्ड। वो जो 2 साल में इंडिया में बैठे हुए लोगों को लगता है इसके मज़े हैं, तो वो कितने मज़े हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे रील और रियल लाइफ बहुत डिफरेंस है, 2 बहुत ही अलग चीज़ है। तो आपको नहीं पता कि जो रात को पार्टी कर रहा है उसके पहले वो 8 घंटे का शिफ्ट करके आया है, तो यहाँ पे मेहनत भी ज़्यादा है और उसका फल भी अच्छा मिलता है। तो आप ये मत समझो कि अरे वो बंदा अगर बैठा है वहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी घूम रहा है तो उसके तो मज़े है, उसको आपको नहीं पता कि वो कौन से स्ट्रेस में भी हो सकता है, क्योंकि वो लोन लेके आया हुआ है, कोई लोन लेके आया है, वो अपनी पार्ट टाइम जॉब्स कर रहा है, वो भी पार्ट टाइम जॉब कर रहा है कि वो एटलीस्ट लोन जो लेके आया वो ट्यूशन फी भरते हैं, पार्ट टाइम से वो अपना घर चला ले। करेक्ट। तो वो उसके बाद जो टाइम मिलता है वो ऑफकोर्स लोकेशन का उसको बेनिफिट मिल जाता है कि चलो वो न्यूयॉर्क सिटी में अगर रह रहा है घूमेगा, तो वो घूमेगा, तो वो रास्ते में भी चल रहा है तो एक स्नैप डाल दिया तो उसको लगता है जैसे आप इंडिया में किसी गली में जा रहे हो, आप जैसे स्नैप डाल रहे हो वैसे यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी में अपने समझ लो जॉब को ही जा रहा है, वो अगर टाइम स्क्वायर से होते हुए जा रहा है तो टाइम स्क्वायर का डाल दिया। तो ऐसा मत बोलो किसी फ्रेंड को कि अरे तेरे भाई तो मजे है, जब तक आप उसकी जिंदगी में उसके माइंड में क्या चल रहा है वो नहीं जान लेते, वो स्ट्रेस आपको नहीं पता। बट मेरे हिसाब से ये भी है ना कि यहाँ पे वर्क हार्ड और पार्टी हार्डर वाला सीन है कि ऐसा नहीं कि लोग इंडिया में मजे नहीं करते, इंडिया में तो मजे करते हैं, बट यहाँ पे लोगों को ज्यादा दिखता है। अब वो क्यों दिखता है वो मुझे नहीं पता चला अभी तक, बट ऐसा मुझे लगता है कि लोगों को लगता है यहाँ बहुत मजे है, जो कि है जितना सबको लगता है उतने नहीं है। एक और चीज़ जो मुझे लगती है कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं उन्हें अकेलापन लगता है, और फैमिली सारी इंडिया में होती है, वो जो रिश्ते हैं एक एज के बाद बन पाते हैं। मुझे लगता है कि हम जब इंडिया से आते हैं यहाँ पे तो हमें पहले थोड़ा सा सेटल डाउन होने के लिए ना टाइम लगता है, तो मैं बोलूँगा कि आप आते ही किसी को ओवर कमिटमेंट मत कर दो, और किसी से ओवर फ्रेंडशिप मत हो जाओ। वेरी गुड पॉइंट। क्योंकि आपको नहीं पता कि आप अच्छे भी मिलते हैं बुरे भी मिलते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, कंपनी बहुत मैटर करता है यहाँ पे। तो आप पहले आए हो तो 1-2 महीने आप सिंक इन करो कि यू आर इन यूएस, यू आर सेटलिंग डाउन, बी हम्बल टू एवरीवन, इवन इफ यू आर नॉट लाइकिंग एनीबडी, डोंट गिव रिएक्शन टू, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप टॉक्सिक फ्रेंडशिप से अच्छा है कि आप फ्यू फ्रेंड्स रहे लेकिन वो अच्छे फ्रेंड्स हैं। एक और चीज़ है, ऐसा मुझे लगता था कि जब आप इंडिया में हो तो वो रिलेशनशिप यहाँ नहीं बन सकते, वो रिलेशनशिप उस तरीके के नहीं बन सकते, बट बहुत अलग और अच्छे रिलेशनशिप्स भी बन सकते हैं यहाँ पे। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ हम होली दिवाली सेलिब्रेट करते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उनके साथ, मतलब इट्स अ फील गुड फैक्टर, इट्स लाइक अ फैमिली अवे फ्रॉम फैमिली। वो बनाने में टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं, इन्वेस्टमेंट लगता है, कमिटमेंट लगता है, तो उसके थोड़ा थाम आराम से फिर थोड़ा सा रुक जाओ, इतना किसी से ओवर एक्सपेक्ट भी मत करो और ओवर कमिटमेंट भी मत करो। एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको फैमिली आपको अपने फ्रेंड्स में बनानी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे मतलब किसी को बीमार नहीं पड़ना चाहिए, बट अगर आप यहाँ पे बीमार पड़ गए ना तो फर्स्ट पर्सन आपको रीच आउट जो होगा वो आपके फ्रेंड्स ही होंगे, क्योंकि आप पेरेंट्स से बात कर लोगे आपको अच्छा फील होगा, लेकिन जो आपके साथ होंगे उस वक्त, जैसे अभी मेरे टाइम पे कोविड था हम लोग का, तो हमारे फ्रेंड्स में ना
3 to 4 लोगों को कोविड हो गया था। हाँ। तो उनको काढ़ा से लेके सब कुछ हम लोगों ने किया। तो वो हम लोग पैसे से नहीं वैल्यू कर सकते कभी। वो तो हेल्प है, वो तो हेल्प है, जो कि वो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है। और आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं करो कि यार मैं इसके लिए ये कर दूंगा तो वो मेरे लिए ये कर देगा। नो, कुछ फ्रेंडशिप ऐसे होती है, गिव एंड टेक मत करो। आप समझ लो कि सामने वाला सिर्फ आपको बार्गेन मत करो, करते जाओ। आपको अगर वो फ्रेंडशिप सही भी है तो चलेगी, बहुत लॉन्ग टर्म चलेगी। अगर सही नहीं है तो बट आप ये मत सोचो कि वो मेरे लिए नहीं कर रहा है तो मैं क्यों रिकॉर्ड मत मेंटेन करो। एडवाइस टू एनी अपकमिंग स्टूडेंट जो यहाँ आना चाहता है, मतलब कोई ऐसी लर्निंग जो आपको बतानी है कि भाई तू ये कर लेना। मैं, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, मैं उनको सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप अभी ये इनटेक में आ रहे हो अगस्त में, तो आपके पास 2 महीने बचे हैं। हाँ। आप जितना ज़्यादा हो सकते हो अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको सच में नहीं पता रहेगा कि यहाँ पे आप आने के बाद आप अपने पेरेंट्स को कब मिल पाओगे। एंड ये बोलते वक्त मुझे बहुत इमोशन फील हो रहा है। तो अरे कितना टाइम हो गया ऐसे बात करते करते हो गया। सो अभी हम वापस कर रहे हैं। ही गॉट लिटिल इमोशनल। हाँ बोलो। तो मैं बोलूँगा कि आप अपने ना पेरेंट्स के साथ जितना ज़्यादा टाइम हो सकता है स्पेंड करो, क्योंकि आपको नहीं पता रहेगा कि आप 1 साल में मिलने वाले कि 2 साल या 5 साल, यू नेवर नो। तो आप ये 2 महीना यूटिलाइज करो उस चीज़ को। बी विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, मोर टुवर्ड्स फैमिली, बिकॉज फ्रेंड्स तो आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, वहाँ पे भी, बट फैमिली जो है ना, माँ बाप एक ही होते हैं। हाँ, तो आप प्लीज़ मेक श्योर करो। एंड दूसरा चीज़ कि आप ना यहाँ पे आने से पहले मॉम के साथ किचन में आप दिन में 1 मील तो आप देखो कैसे बन रहा है, एंड आप ट्राई करो कि कैसे बनाना है। हाँ। क्योंकि वो मॉम के जो नुस्खे रहते हैं ना, वो जरूरी है सीखने के। और यहाँ पे आके आप खाना बहुत ज्यादा मिस करोगे। तो आप अगर मॉम का नुस्खे थोड़ा सीख लोगे, पोहा बनाना, दाल चावल बनाना, ये सब बेसिक चीजें जो सीख लोगे ना, तो आप अगर कभी भूखे पेट नहीं सोगे, ये मैं गारंटी। वो जरूरी है। 2 साल हो गए, पैसे लग गए, अच्छे से कट गए, घूम लिया, पढ़ाई कर लिया, उसके बाद क्या, हाउ इजी एंड डिफिकल्ट इट इज टू गेट अ जॉब हियर? इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द पर्सन कि आप फ्रेशर हो या आप एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो इंडिया से। अच्छा, वो अंतर होता है। हाँ, बहुत होता है, क्योंकि आप इंटर्नशिप करना है आपको। हाँ। तो आप पहले से ट्राई करो कि आप अगस्त जैसे इंटेक में आ रहे हो, ठीक है, तो आप अक्टूबर नवंबर तक सेटल इन हो जाओ एंड आप स्टार्ट रीचिंग आउट टू रिक्रूटर्स फॉर इंटर्नशिप्स। ठीक है। एंड आप आपका खत्म हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, तो आप ग्रेजुएशन तक का वेट मत करो, आप 6 to 7 मंथ्स पहले से ही आप स्टार्ट कर दो कि फुल टाइम के लिए। ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो आधा काम इजी हो जाएगा वो इंटर्नशिप से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटर्नशिप कन्वर्ट हो जाता है फुल टाइम में। तो आपको अपना 110% इंटर्नशिप के लिए देना है फर्स्ट। एंड अगर आप इनकेस इंटर्नशिप का फुल टाइम में कन्वर्ट नहीं होता है तो आपको वो एक्सपीरियंस भी वेस्ट नहीं जाएगा। हाँ, एक्सपीरियंस वेस्ट कभी नहीं जाएगा। कोई आया, पढ़ाई की, मार्क्स ठीक है, एप्लीकेशंस कर रहा है तो लग जाती है नौकरी। हाँ, उतना मुश्किल नहीं है। उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप बट इतना आसान भी नहीं है। इतना आसान भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हो एक कुछ भी चीज़ अचीव करने के लिए, जॉब के लिए। तो अगर आप अपना 100% दे रहे हो तो आपको जॉब मिलना है। इट्स नॉट मोर डिफिकल्ट, इट्स नॉट वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स। आई थिंक लग जाती है। वन लास्ट क्वेश्चन कि जब आप यूएस आते हो, फिर आप एकदम, इसे मान लो एक थोड़ा इनोसेंट होता है इंडिया में इंसान, उसके बाद यहाँ पे आके बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। हाउ दिस ट्रांसफॉर्म्स यू एज अ पर्सन, और उसके बाद एक लर्निंग इंसान कैसा बदल जाता है, मतलब कैसा होता है उसके बाद? इन अ गुड वे। ऑफ कोर्स इंसान को यहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलते हैं, उसकी वजह से वो बहुत रेस्पॉन्सिबल बनता है। हाँ। टुवर्ड्स फैमिली, फ्रेंड्स, या जॉब, इंडिपेंडेंट हो जाता है। हाँ। बट इंडिपेंडेंट होने के साथ वो उसको जो फ्रीडम मिलती है उसके साथ उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है। हाँ। तो आप कैसे बैलेंस करते हो दोनों चीज़ को, वो आपको मोर मैच्योर करता है टुवर्ड्स योर लाइफ। हाँ। आप देखने के आपके नज़रिया चेंज हो जाती है टुवर्ड्स योर लाइफ। हाँ। एंड यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन योर लाइफ कि आप कहीं पे भी जाओगे आप फाड़ दोगे। ये अच्छी चीज़ है। अच्छा चलो, we'll just wrap this up. Thank you so much for joining. It was amazing. अगर आपको कंटेंट पसंद आया, अगर आपको कुछ नया समझ में आया, अगर आपने कुछ सीखा, अगर आप इस तरीके के व्लॉग्स और देखना चाहते हो, हमने एक किया है कि यूएस आके क्या करें। अगर आप देखना चाहते हो कि यूएस आने से पहले आएँ कैसे, उसका व्लॉग मैं बना दूँगी, कमेंट करके मुझे बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी। प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय एंड धन्यवाद। थैंक यू। कुछ बोलना चाहोगे आप? मैं वही बोलना चाहूँगा कि आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, जो कि लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी बस। और बाकी आपको कुछ भी पूछना रहेगा आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, एंड मैं भी ट्राई करूँगा कि उस कमेंट बॉक्स में आपका आंसर क्वेश्चन। और लोग पता है हेल्पफुल होते हैं कि अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ लेना। अगर हमारे इस एफर्ट से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सके तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलो ओके, टाटा। और जाने से पहले इनके बहुत सारे दोस्त भी आए थे इन्हें सपोर्ट करने, तो हाय बोल दो गाइस, हेलो। चलो टाटा, बाय बाय।